टेलीकॉम और रिटेल के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज अब फाइनेंशियल कारोबार में एक धमाकेदार एंट्री करने जा रहा है। Big event over the next 48 hours is going to be the demerger of Jio Financial Services from Reliance Industries. For the first time, the Nifty 50 index is set to have 51 stocks listed on it. Reliance Industries will demerge and temporarily list its financial services business, Jio Financial Services, on July 20th. It will be retained in the Nifty index for at least 3 days. Well, how big is Jio Financial likely to become as a business and how significant? आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कुछ ही कंपनीज होती हैं जिनके प्रमोटर्स या फाउंडर्स को नॉन इन्वेस्टिंग बैकग्राउंड के लोग भी भली भांति जानते हैं और इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस एम्पायर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ऐसे ही कुछ शख्स में से एक हैं। मुकेश अंबानी लेड रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने ऑडिशियस मूव्स के लिए जानी जाती है। पिछले कुछ सालों में रिलायंस ने जिस भी बिजनेस में एंट्री ली उस इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया, फिर चाहे वो टेलीकॉम हो या रिटेल। आज इंडिया के गांव-गांव में छोटे से बड़ा हर कोई रिलायंस जियो का नाम जानता है। अग्री करते हो आप या नहीं? और अब रिलायंस अपनी सब्सिडरी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू इंडिया के फास्ट ग्रोइंग और हाईली ल्यूक्रेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को टारगेट करना चाहती है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर JFS RIL का फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म आज इंडिया के शैडो लेंडर स्पेस में दूसरे नंबर पे आ गया है। शैडो लेंडिंग का मतलब ऐसी लेंडिंग सर्विसेज जो ट्रेडिशनल रेगुलेशंस के बाहर की जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल NBFCs और इन्वेस्टमेंट बैंक्स एक तरह से शैडो बैंक्स ही हैं। एक ट्रिविया, लेमन ब्रदर्स जिसने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में सेंट्रल रोल प्ले किया था, वो भी एक शैडो बैंक या लेंडर ही था। लेकिन क्या आपको सच में लगता है मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पे सेटल होने वालों में से हैं? नहीं ना। JFS को लेके उनके एस्पिरेशंस बहुत बड़े हैं और इन एस्पिरेशंस की शुरुआत होती है एक स्ट्रेटेजिक डीमर्जर के साथ। जब से मुकेश अंबानी ने RIL और JFS के डीमर्जर की टाइमलाइंस अनाउंस की थी, तभी से मार्केट में लोग इस बाय वन गेट वन फ्री ऑफर का फायदा उठाने के लिए कूद पड़े थे। बाय वन गेट वन, जी हाँ, मतलब इन्वेस्टर्स को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के हर एक शेयर के बदले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक शेयर मिलेगा। लेकिन जैसे ही डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट खत्म हुई यानी कि 20 जुलाई के बाद इन्वेस्टर्स ने कहा कि भैया चलो JFS के शेयर्स के लिए अपनी बुकिंग तो हो गई है, अब वापस RIL के शेयर्स बेच देते हैं। इसलिए 20 जुलाई के बाद RIL का शेयर प्राइस फिर से नीचे जाने लगा। लेकिन आखिर मुकेश अंबानी JFS को RIL से अलग क्यों कर रहे हैं? इस डीमर्जर से जुड़ी ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको एज एन इन्वेस्टर पता होनी चाहिए? और क्या डीमर्ज्ड एंटिटी JFS इंडियन फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में डिस्ट्रप्शन ला पाएगी? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये फैसला क्यों लिया। तो JFS का डीमर्जर प्लान एकदम सिंपल है। देखिए, दुनिया भर में एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का मानना है कि आने वाले 2 से 3 डेकेड्स इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बारे में होंगे और अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उसमें सेंट्रल रोल प्ले करेगी हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। बैंक्स और NBFCs की लेंडिंग बड़ी तेजी से ग्रो करने वाली है और साथ साथ आम आदमी में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स का पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा। तो ये काफी नेचुरल है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री नाम की मैसिव अपॉर्चुनिटी पाई में से कुछ शेयर ग्रैब करना चाहेगी। सेकेंडली, क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल बिजनेसेस को RBI और अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे जैसे JFS का बिजनेस स्केल होगा उन पे रेगुलेशंस और भी बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे में अगर वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी की तरह ही एक्ट करते तो इन रेगुलेशंस का इम्पैक्ट RIL पे भी पड़ सकता था। थर्डली, फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को बाकी बिजनेसेस से एकदम अलग और डिस्टिंक्ट रखने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उन्हें राइट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, लेंडर्स और बाकी स्टेक होल्डर्स मिलेंगे जो उनके साथ लॉन्ग टर्म में जुड़े रहें। यानी कि ये एक तरह से एक स्ट्रेटेजिक मूव कहा जा सकता है। कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होंगे जिन्हें इंडिया की राइजिंग फिनटेक वेव को राइड करना पसंद होगा, लेकिन उन्हें ऑयल एंड गैस जैसा साइक्लिकल बिजनेसेस और ESG यानी कि एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस जैसे फैक्टर्स के बारे में चिंता ना करनी हो।
तो ऐसे में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एक सेपरेट एंटिटी होने से वो उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे। फोर्थ और एक टेक्निकल रीजन ये है कि जीएफएस कई एनबीएफसीज के साथ compete करेगी और टेक्निकली वो एक लेंडिंग बिजनेस में ऑपरेट करेगी और जायज है कि एक एनबीएफसी होने के कारण वो बैंक्स की तरह डिपॉजिट्स नहीं ले पाएगी, जिसकी वजह से उन्हें मार्केट से पैसे बोरो करने पड़ेंगे और फाइनेंशियल बिजनेसेस आमतौर पे हाईली लेवरेज्ड होते ही हैं। अगर जीएफएस रिलायंस के साथ जुड़ा रहता तो कंसोलिडेटेड एंटिटी हाईली लेवरेज्ड रहती, जिससे आरआईएल के इन्वेस्टर्स नाखुश हो सकते थे। और फाइनली फिफ्थ रीजन है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक करना। वैसे भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस 2 सालों से रेंज बाउंड रहा है। ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने हाईली डाइवर्सिफाइड बिजनेस में से जेएफएस को सेपरेट करके इन्वेस्टर्स को एक प्योर प्ले फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में इन्वेस्ट करने का चांस दे रही है। इसलिए जेएफएस को एक सेपरेट एंटिटी बनाना एक लॉजिकल डिसीजन है। चलिए अब मैं आपको डीमर्जर से जुड़ी की डिटेल्स और टाइमलाइंस के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आते हैं डीमर्जर रेशियो पे। डीमर्जर रेशियो यानी कि शेयर होल्डर्स एंटाइटलमेंट रेशियो, जो हमें बताता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए डीमर्ज्ड एंटिटी के कितने शेयर्स मिलेंगे। जैसे कि इस केस में रिकॉर्ड डेट पे आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जितने शेयर्स थे उतने ही शेयर्स आपको जेएफएस के मिलेंगे, यानी कि 1:1 रेशियो। क्या हुआ, कुछ डाउट? अच्छा हाँ, रिकॉर्ड डेट बताती हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया? ओके, लेट्स रिज्यूम। पिछले साल अक्टूबर में रिलायंस ने अनाउंस किया था कि वो अपने फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म को सेपरेटली लिस्ट करना चाहते हैं। बॉन्ड होल्डर्स और शेयर होल्डर्स ने 2 मई 2023 को इस डीमर्जर को ग्रीन फ्लैग दिखाया। 8 जुलाई को एनसीएलटी के अप्रूव करते ही रिलायंस ने एक्सचेंजेस को भी इंटीमेट कर दिया कि अब डीमर्जर ऑफिशियली ऑन है और फाइनली रिकॉर्ड डेट रखी गई थी 20 जुलाई 2023। यानी कि अगर रिकॉर्ड डेट पे आपके डीमैट अकाउंट में आरआईएल के शेयर्स होते तो आपको जेएफएस के शेयर्स मिल जाते और रिकॉर्ड डेट यानी कि 20 जुलाई के बाद आरआईएल के बिजनेस में से ऑफिशियली जेएफएस सेपरेट हो गया। लेकिन जेएफएस का शेयर प्राइस क्या होगा, उसके लिए एक स्पेशल प्री ओपनिंग सेशन रखा गया था, जिसमें ट्रेडर्स को मौका मिला था मार्केट सेंटिमेंट देखने का और रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक की पोस्ट डीमर्जर फेयर वैल्यू असेस करने का। इस सेशन के एंड में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस जो भी निकला उसे रिलायंस के प्री डीमर्जर क्लोजिंग प्राइस से सबट्रैक्ट किया गया और दोनों का डिफरेंस बना जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का इनिशियल शेयर प्राइस। फाइनली इस स्पेशल सेशन के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर प्राइस डिसाइड हुआ 261.85 रुपीस का। इसके हिसाब से जेएफएस की वैल्यूएशन लगभग $20 बिलियन बनती है, मतलब कि रफली 1.6 लाख करोड़ रुपीस। या आपने सही सुना, इस डीमर्जर के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया का 5th लार्जेस्ट फाइनेंसर बन जाएगा। टॉप 10 बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी से कंपेयर करें तो मार्केट कैप के हिसाब से जेएफएस 8th नंबर पे स्टैंड करेगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। बेंचमार्क निफ्टी 50 के साथ जेएफएस एनएससी की 18 इंडिसेस में भी शामिल किया गया है, जैसे कि निफ्टी 100, निफ्टी 200 और निफ्टी 500। अब क्योंकि ये 100% डीमर्जर है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जेएफएस में कोई स्टेक नहीं होगा, बल्कि आरआईएल के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उन्हें अपने आरआईएल स्टेक के प्रोपोर्शन में ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी स्टेक मिल जाएगा। एक बात और, जेएफएस के पास आरआईएल में 6.1% स्टेक रहेगा। जी हाँ, तभी तो कंपनी इतनी हाई नेटवर्थ और वैल्यूएशन एंजॉय कर रही है। चलिए अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके जेएफएस के डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट समझेंगे। इनमें से कुछ जेएफएस ऑलरेडी करता है और कुछ आने वाले टाइम में शुरू करेगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की इन्वेस्टमेंट 6 कंपनीज में है, जिनके थ्रू वो आगे चल के अपने बिजनेसेस ऑपरेट करेंगे। फर्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स यानी कि RIIHL। सेकंड, रिलायंस रिटेल फाइनेंस। थर्ड, रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशंस। फोर्थ, जियो पेमेंट्स बैंक। फिफ्थ, जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज एंड लास्टली रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड।
आइए एक एक करके इन बिजनेसेस को ब्रॉडली समझते हैं। पहला बिजनेस सेगमेंट है लेंडिंग। JFS रिलायंस रिटेल फाइनेंस जो एक NBFC है, उसके थ्रू कस्टमर्स को कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन आइटम्स एटसेट्रा को EMI मॉडल के थ्रू फाइनेंस करने पर फोकस करेगी। इस सेगमेंट में JFS बजाज फाइनेंस के साथ डायरेक्टली compete करेगी, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए सक्सेसफुल शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइडर है। साथ ही JFS रिटेलर्स और वेंडर्स को वर्किंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करना चाहती है। दूसरा सेगमेंट है डिफरेंशिएटेड बैंकिंग। इस सेगमेंट में कंपनी जियो पेमेंट्स बैंक के थ्रू बेसिक बैंकिंग सर्विसेज जैसे सेविंग्स अकाउंट्स, डिपॉजिट्स, मनी ट्रांसफर्स और बिल पेमेंट्स ऑफर करती है। जियो पेमेंट्स बैंक रिलायंस इंडस्ट्रीज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक जॉइंट वेंचर है। ये JFS के लिए व्हीकल के रूप में काम करेगा, जहां वो SBI की एक्सपर्टीज को लेवरेज करके लेंडिंग, डिपॉजिट्स, पेमेंट्स और थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस को सेल करेंगे। थर्ड सेगमेंट है पेमेंट सॉल्यूशंस। इस सेगमेंट में JFS रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड के थ्रू डिजिटल पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यहाँ कंपनी इंडिविजुअल्स और मर्चेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज ऑफर करती है। आपने जियो मनी ऐप के बारे में शायद सुना होगा। ये इंडिविजुअल्स के लिए है जिसमें वो अपने वॉलेट्स में पैसे ऐड कर सकते हैं और उन्हें यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, ऑनलाइन शॉपिंग और दूसरे डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं। सिमिलरली मर्चेंट्स के लिए जियो मनी डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करने, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स रखने, ऑफर्स एक्सेस करने और क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है न्यू फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स। JFS ने जियो इन्फॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज के थ्रू नए फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स जैसे कि अकाउंट एग्रीगेटर यानी कि AA के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का काम शुरू कर दिया है। अकाउंट एग्रीगेटर एग्जिस्टिंग बैंक कस्टमर्स के लिए डेटा शेयरिंग फैसिलिटेट करता है, जिससे उन्हें लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस जैसी सर्विसेज के लिए दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। इससे कस्टमर्स को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और इंटरेस्ट रेट्स के बेसिस पर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने का ऑप्शन मिलता है। फिफ्थ है एसेट मैनेजमेंट बिजनेस। नाम से ही पता लग गया होगा शायद, JFS एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में भी एंटर करना चाहती है। आपने कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ तो ज़रूर सुनी होगी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ब्लैक रॉक के साथ मिलके इंडिया में AMC सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। ब्लैक रॉक वर्ल्ड का लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है और JFS ने उनके साथ एक 50-50 जॉइंट वेंचर सेटअप किया है, जिसमें दोनों $150 मिलियन ईच इन्वेस्ट करेंगे। जियो ब्लैक रॉक नाम का ये जॉइंट वेंचर इंडिया में फोकस रहेगा टेक इनेबल्ड, अफोर्डेबल और इनोवेटिव म्यूचुअल फंड्स और अदर इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने पे। और इसलिए JFS को इस बिजनेस में ब्लैक रॉक का डिजिटल प्लेटफॉर्म अलादीन यानी कि एसेट लायबिलिटी एंड डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क काम आने वाला है। लास्ट है इंश्योरेंस बिजनेस। इस सेगमेंट में JFS लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करना चाहती है। वैसे तो अभी JFS ऑलरेडी रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड के थ्रू दूसरी कंपनीज के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है और उन पे कमीशन अर्न करती है, मगर आगे चल के JFS खुद लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके सेल करना चाहती है। इसके लिए ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि JFS जल्द ही IRDAI के पास इंश्योरेंस लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाला है। रिपोर्ट्स की माने तो JFS लाइफ और जनरल इंश्योरेंस बिजनेसेस के लिए 1000 करोड़ ईच का कैपिटल बेस रखने वाली है। ये थे वो सभी बिजनेसेस जहां JFS करेंटली या आगे चल के अपनी प्रेजेंस स्टैब्लिश करेगी। कंपनी के अकॉर्डिंग उनके आने वाले 3 साल के ऑपरेशंस कुछ इस तरह हो सकते हैं, जहां वो पहले प्राइमरीली कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स के लिए रिटेल लेंडिंग पे फोकस करेंगे और साथ साथ बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल्स जैसे एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, डिजिटल ब्रोकिंग और पेमेंट्स को इंक्यूबेट करेंगे। बिजनेस की बात हो गई, अब नंबर्स भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं JFS के फाइनेंशियल्स। वैसे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के फाइनेंशियल्स पे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम बिजनेस टुडे के रीसेंट आर्टिकल को कोट करें तो अप्रैल टू जून 2023 यानी कि Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स यानी कि JFS ने 414 करोड़ रुपीस की टॉप लाइन और 332 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट पोस्ट किया था। और कॉन्टेक्स्ट देने के लिए बता दूं कि इस बिजनेस टुडे के आर्टिकल में ये भी बताया है कि ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 में
कंपनी ने 44.84 करोड़ रुपीस के रेवेन्यूज और 31.25 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट जनरेट किए थे। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह उनके नंबर्स फाइनेंशियल ईयर 24 के पहले ही क्वार्टर में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए हैं। अब मैंने आपको JFS का बिजनेस और फाइनेंशियल्स तो बता दिए। चलिए अब बात करते हैं कि क्यों मार्केट में ऐसी बातें हो रही हैं कि JFS फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर सकता है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास कुछ ऐसे कंपेटिटिव एडवांटेजेस हैं जो उन्हें अपने पीयर्स के सामने बेटर पोजीशन देते हैं। सबसे पहला है उनकी नंबर 1 लीडरशिप। क्या आपको पता है JFS की शिप को संभालने के लिए अंबानीज ने किसे चुना है? इंडस्ट्री वेटरन KV कामत को। आपने इनका नाम कई बार न्यूज और अखबार में देखा होगा। ये JFS के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में अपॉइंट हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि KV कामत RIL के बोर्ड पे भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। KV कामत के पास बैंकिंग इंडस्ट्री में रिच और एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। उनके करियर की शुरुआत ICICI के साथ 1971 में हुई थी और बाद में ये ICICI के MD एंड CEO भी बने। इनकी लीडरशिप में ICICI एक पॉइंट पे इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बैंक भी बन गया था। इसके अलावा कामत नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के चेयरमैन रह चुके हैं। और एक फन फैक्ट बताती हूँ आपको, ये ब्रिक्स नेशंस के न्यू डेवलपमेंट बैंक के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। अब ये तो श्योर है कि मिस्टर कामत की एक्सपर्टीज से JFS के ऑपरेशंस को क्रेडिबिलिटी और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। यही नहीं, KV कामत अपने साथ अपने एक पुराने कॉमरेड को भी इस बिजनेस में ला रहे हैं जिनका नाम है मनीष सिंह। ये उनके साथ ICICI बैंक में थे और मनीष सिंह भी न्यू डेवलपमेंट बैंक के CHRO रह चुके हैं। कमाल की टीम बिल्ड हो रही है ना? और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि JFS की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उनके लिए एक कंपेटिटिव एडवांटेज बन सकती है। JFS की सेकंड स्ट्रेंथ है एक्सेस टू लो कॉस्ट फंड्स। RIL जैसे ब्रांड के साथ जुड़े होने की वजह से JFS को AAA क्रेडिट रेटिंग मिली है जो उसे लोअर इंटरेस्ट रेट्स पर फंड्स बोरो करने में मदद करेगी। ये फेवरेबल बोरोइंग कॉस्ट JFS को मार्केट में कंपेटिटिव लेंडिंग करने और पीयर्स से आगे निकलने में ज़रूर मदद करेगी। मैं आपको बता दूं, इंडिया में कुछ चुनिंदा बड़ी NBFCs ही AAA क्रेडिट रेटिंग एंजॉय करती हैं। थर्ड स्ट्रेंथ है सपोर्ट फ्रॉम रिलायंस ग्रुप कंपनीज। JFS का इंडिया के सबसे बड़े और हाईली डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप के साथ जुड़ा होना उन्हें कई तरह के एडवांटेजेस देता है। रिलायंस ग्रुप के पास इंडिया में 15,000 प्लस स्टोर्स का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है विद ओवर 400 मिलियन टेलीकॉम यूजर्स एंड 200 मिलियन रिटेल यूजर्स। इसमें ऑफ कोर्स ओवरलैप्स भी होंगे, मगर आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितने बड़े स्केल पे बात हो रही है। JFS को अपनी सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए RIL का डेंस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ उन्हें एक अनमोल चीज और मिलती है, डेटा। यस, टेलीकॉम, रिटेल और ई-कॉमर्स जैसे डाइवर्स सेक्टर्स में मौजूद रिलायंस के करोड़ों कस्टमर्स का डेटा। इस यूनिक कंज्यूमर बिहेवियर डेटा को एक्सप्लॉइट करके JFS अपने टारगेट कस्टमर्स का स्पेंडिंग बिहेवियर और रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकती है और अपने प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स के हिसाब से पोजीशन कर सकती है। यह एनालिटिकल एडवांटेज JFS को सही कस्टमर सेगमेंट्स को टारगेट करने और रिस्क को इफेक्टिवली मिटिगेट करने में मदद कर सकती है। इन्हीं बिजनेस मोड्स के कारण एक्सपर्ट्स का मानना है कि JFS की एंट्री से फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के छोटे प्लेयर्स अफेक्ट हो सकते हैं, स्पेशली जब जियो लो प्राइसेस पे ऑपरेट करके कंपेटिटर्स को हर्ट करने के लिए जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि JFS और ब्लैक रॉक AMC बिजनेस को लो कॉस्ट पैसिव प्रोडक्ट से डिसरप्ट करना चाहते हैं। ऐसे में फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में कंसोलिडेशन हो सकता है। इसी वजह से JFS डीमर्जर की अनाउंसमेंट आने के बाद एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज जैसे कि पेटीएम और बजाज फाइनेंस, जो मेनली रिटेल लेंडिंग और पेमेंट्स बैंक्स बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उन्हें JFS के साथ compete करना होगा। यहाँ तक कि बजाज फाइनेंस और पेटीएम के शेयर प्राइसेस तो JFS डीमर्जर की न्यूज़ आने के बाद नीचे भी जाने लग गए थे। लेकिन क्या JFS के लिए आगे का रास्ता आसान होने वाला है? आइए देखते हैं JFS के सामने खड़े चैलेंजेस। अब जैसा कि आपने देखा, JFS के पास कई कंपेटिटिव एडवांटेजेस हैं, लेकिन इस बिजनेस में चैलेंजेस भी उतने ही हैं। एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, रेगुलेटरी चैलेंजेस। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री हाईली रेगुलेटेड है। इंश्योरेंस, ब्रोकिंग और एसेट मैनेजमेंट जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में वेंचर करने के लिए JFS को कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को नेविगेट करना होगा
और साथ ही साथ अपने कस्टमर्स के इंटरेस्ट को सेव गार्ड करने के लिए एक रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क भी बिल्ड करना होगा। और फिर पहले एनबीएफसीज पे बैंक के मुकाबले काफी कम रेगुलेशंस हुआ करते थे जो उनके ऑपरेशंस को फास्ट और स्मूदर बनाते थे। लेकिन अब एनबीएफसीज के पास बैंक्स के अगेंस्ट कोई खास रेगुलेटरी आर्बिट्रेज नहीं बचा है। एनबीएफसीज के रेगुलेशंस अब ऑलमोस्ट बैंक्स के जैसे हैं, जैसे एनपीए रिकॉग्निशन और लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। और यही तो एक कारण भी था कि एचडीएफसी लिमिटेड को एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज होना पड़ा। रेगुलेटरी चैलेंजेस का एक और एग्जांपल दूं तो ब्रोकर्स और एएमसीज के लिए कस्टमर एक्विजिशन के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हाईली रेगुलेटेड हैं। यहाँ तक कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कितनी फीस और कमीशंस दे सकते हैं उस पे भी स्ट्रिक्ट कैप्स हैं। सेकंड है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। अनलाइक टेलीकॉम जहां कुछ लिमिटेड प्लेयर्स ही थे और वो भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर हाईली कम्पिटिटिव है और यहाँ जो प्लेयर्स हैं वो खुद डीप पॉकेट्स रखते हैं। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बैंकिंग जायंट से लेके बजाज फाइनेंस जैसे बड़े एनबीएफसीज और डिसरप्टिव स्टार्टअप्स जैसे कि पेटीएम, फोन पे, जीरोधा और ग्रो, जेएफएस को इंडियन फिनसर्व मार्केट के हर सेगमेंट में टफ कंपटीशन मिलने वाला है। जेएफएस के कोर लेंडिंग बिजनेस की बात करें तो मर्चेंट साइड पे पेटीएम के पास रिलायंस से कहीं बड़ा मर्चेंट नेटवर्क है और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने तो बस शुरुआत ही की है और रिटेल लेंडिंग में तो बजाज फाइनेंस है ही जो हम लोगों के लिए एक गो टू ब्रांड बन चुका है। एएमसी बिजनेस की बात करूं तो ये ऑलरेडी एक क्लटर्ड स्पेस है विद 43 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और ये बिजनेस वेल एस्टैब्लिश्ड लार्ज बैंक्स द्वारा डोमिनेटेड है जिनके पास पूरे देश में एक डेंस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और फिजिकल प्रेजेंस है। थर्ड डिसएडवांटेज अगेंस्ट बैंक्स इन लेंडिंग स्पेस। देखिए, बैंक्स में हम जाके पैसे सेविंग्स और करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं जिस पे बैंक्स बहुत कम इंटरेस्ट पे करते हैं। इसलिए बैंक्स के पास एक बहुत ही लो कॉस्ट सोर्स है फंड सोर्स करने का इन द फॉर्म ऑफ कासा डिपॉजिट्स। लेकिन एनबीएफसीज ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें मार्केट से पैसा बोरो करना पड़ता है जो ऑफकोर्स कासा डिपॉजिट्स के मुकाबले महंगा होगा। अब अगर जेएफएस का कॉस्ट ऑफ फंड्स एक्विजिशन बैंक्स के मुकाबले ज्यादा होगा तो उन्हें या तो लेंड भी ज्यादा रेट्स पे करना पड़ेगा या फिर मार्जिन्स में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जेएफएस प्रोबेबली बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करे, लेकिन फिलहाल तो आरबीआई बिग कॉर्पोरेट हाउसेस द्वारा बैंक्स चलाने के आइडिया से ज्यादा कन्विंस नहीं है, इसलिए ये भी एक सॉलिड आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। तो इन्हीं चैलेंजेस के कारण अगर आप एक टेलीकॉम लाइक डिस्ट्रप्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में होना काफी डिफिकल्ट है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के कंपेटिटिव एडवांटेजेस और चैलेंजेस दोनों समझने के बाद एक इम्पॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है, क्या आपको लिस्ट होने के बाद जेएफएस के शेयर्स खरीदने चाहिए या होल्ड करने चाहिए? ऑनेस्टली इसका जवाब अभी देना गलत होगा। स्मार्ट और सेंसिबल इन्वेस्टिंग यही कहती है कि आपको किसी कंपनी में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपको उस कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स पर पूरा भरोसा हो। और अभी तो हमें सिर्फ मार्केट और न्यूज़ में जो भी बातें चल रही हैं उन्हीं पे रिलाई करना पड़ रहा है। लेकिन जब इस साल रिलायंस इंडस्ट्रीज का एजीएम होगा और आने वाले 3 से 4 महीनों में जेएफएस की तरफ से उनके बिजनेस और फाइनेंशियल्स के फर्दर डिस्क्लोजर्स पब्लिकली अवेलेबल होंगे, हम तभी एक बेटर और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकेंगे। तब तक तो आप और मैं सिर्फ वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मुकेश अंबानी के रिलायंस एम्पायर का नेक्स्ट डिसरप्टर बनेगा? क्या आपके पास रिकॉर्ड डेट से पहले आरआईएल के शेयर्स थे और क्या आप जेएफएस के बिजनेस पे बुलिश हैं? कमेंट्स में बताइए। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.